जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ये बगल में ही बस्ती है ना, जवान पट्टी, बगल में ही है ना। आपको मालूम है उस गांव को किसी ने गोद लिया था 2014 में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बच्चा गोद में था वो चलना शुरू किया है कि अभी तक गोद में ही बैठा हुआ है? उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया कुमार है हमारे साथ। काफ़ी व्यस्तता के बाद समय मिला है। कन्हैया जी, क्या हाल है आपके? मेरे हाल अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में घूम रहे हैं तो यहाँ की जो सड़कों की हालत है, हाँ, आपकी हालत उससे बेहतर होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चुनाव सही चल रहा है आपका? चुनाव तो सही ही चलता है, परिणाम जो है कई बार जो है आपकी अपेक्षाओं के विपरीत आता है। चुनाव ठीक ही चलता है। 2 बार के सांसद हैं आपके सामने और तीसरी बार भी उन्हें ही टिकट मिला है। तो कन्हैया कुमार अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, दोनों बात ना उसमें बड़ी बड़ी जो है ना गहरी जो है बड़ा गहरा अंतर्विरोध है, बड़ा जो है भारी जो है कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तो जो है 2 बार के वो सांसद हैं, ऐसा मुझे लगता है कि उनको खुद ही इस बात का भरोसा नहीं है कि वो 2 बार के सांसद हैं। 2 बार का सांसद जो है ना अपने नाम पे वोट मांगता है, वो कहीं भी अपने नाम पे वोट ही नहीं मांग रहे हैं। और तीसरी बार जो उनको मौका मिला है, जब 2 बार के सांसद होकर के उनको यह आत्मविश्वास नहीं है कि वो सांसद हैं, तो हमको नहीं लगता है कि तीसरी बार भी टिकट जो है ना उसको वो अपनी योग्यता की तरह देखते हैं। मुझे लगता है वो अपने आप को जो है ना कृपा पात्र समझते हैं, और आजकल जो है सत्ता की कृपा उसी पर होती है जो अपने सिद्धांतों से समझौता कर ले। अच्छा, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कन्हैया को क्यों चुने? उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कन्हैया को नहीं चुनना है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को अपनी समस्याओं के समाधान को चुनना है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो जाम की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, अभी हम सभापुर बाढ़ से आ रहे हैं, तब से जो है लोग ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, इसके चलते जो उनको प्रॉब्लम हुआ है वो अंडरपास की डिमांड कर रहे हैं। एलिवेटेड जो है सड़क थी, उसको जो है वो जो है वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली से लोग अगर दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश जाएंगे फिर वापस दिल्ली आएंगे तब घर पहुँचेंगे, तो यह परेशानी रोज़ उनको उठानी पड़ रही है। इसके साथ साथ जब आप किसी भी इलाके में जाएंगे तो आपको यह अपने आप प्रतीत होगा कि दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सबसे कम अगर आपको विकास के कार्य दिखेंगे तो उत्तर पूर्वी इलाके में दिखेगा। तो जो समस्या से वो रोज जूझते हैं उसके निदान का चुनाव उनको करना है, और हम एक व्यक्ति के तौर पे नहीं, एक जो है अलायंस, एक गठबंधन और एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं इंडिया अलायंस का उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रत्याशी हूँ, और हमारे पास जो है इस देश में बेहतर करने का एक विजन है। इस देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, और किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय, भाषा, भाषी, क्षेत्र, संस्कृति के लोग हैं उनकी भागीदारी के लिए। तो हम कहते हैं कि जो आप अन्याय सह रहे हैं उस अन्याय के खिलाफ आपको न्याय चुनने की जरूरत है। पिछली बार आप बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, काफ़ी भारी मतों से आपको हार का सामना करना पड़ा। इस बार एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी है आपके सामने, तो वहाँ में और यहाँ में क्या अंतर देखते हैं? अंतर तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा अंतर तो जो है ज्योग्राफी और डेमोग्राफी का है। वो जो है बेगूसराय बिहार का एक जिला पार्टी भी बदल गई। ये जो है देश की राजधानी है, और यहाँ पे जो मुद्दे हैं कुछ तो बेगूसराय में भी थे, वो बिल्कुल कॉमन है, जैसे बेहतर स्कूल की बात, बेहतर अस्पताल की बात, बेहतर सड़कों की बात, रोजगार की बात, महंगाई से निजात पाने की बात। ये चीज़ें तो कॉमन रहती हैं। कुछ स्पेसिफिक इश्यूज भी होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जल भराव की समस्या, अंडरपास की मांग, हर्ष बिहार में जो है लोग जो है एक अम्बेडकर स्मारक की डिमांड कर रहे हैं, एक सुपर जो है स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डिमांड कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें कॉमन भी होती हैं, कुछ अलग भी होता है। अच्छा, कन्हैया ये बताइए कि हालांकि मैं सवाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं देखता हूँ हर मीडिया कर्मी यही सवाल आपसे करता है, जेएनयू वाला, लेकिन आप
आपसे सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी मैं जनसभाएं कवर कर रहा हूँ, तो जहाँ भी जितनी भी जनसभाएं आप कर रहे हैं वहाँ आप खुद उसका जिक्र कर रहे हैं, उस वीडियो का, उस इंसिडेंट का जो 2016 में हुआ। तो क्या वो चीज़ें जो 2016 में हुई वो अभी तक परेशान कर रही हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है, वो एक्चुअली बीजेपी को परेशान कर रही है। क्योंकि बीजेपी के पास हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, और हम बस लोगों को जिक्र इसलिए करते हैं कि वो मुझे गाली देते हैं, उनको गाली देने दीजिए, उससे जो है आपका भला नहीं होगा। वो विपक्ष की तरह सवाल कर रहे हैं, आप तो उनसे जो है सांसद के तौर पे सवाल पूछिए कि हमारा तो जो होना था वो हो गया, ठीक है, हमारा जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन उनको जो करना था उन्होंने क्यों नहीं किया। इसलिए हम जो है वो बात लोगों के सामने रखते हैं कि ये आपका ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा के लोग करते हैं और कोई नहीं करता है, और भाजपा के भी सारे लोग नहीं करते हैं। जिनके पास कोई विचार नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है गिनाने को, उन्होंने एक आसान तरकीब सीख ली है कि आप जो है विपक्ष को कटघरे में खड़ा करो। जैसे मोदी जी क्या करते हैं, हर चीज को नेहरू जी पे डाल देते हैं। तो ये एक परिपाटी बन गई है कि 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं, तो आप बताइए ना कि 10 साल में आपने क्या काम किया। आप अपने घोषणा पत्र की बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भाषण दे रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, दूसरी तरफ जो है आपका पूरा भाषण, उसका जो है 99% हिस्सा जो है वो कांग्रेस के बारे में होता है। तो आपकी नजर में जो पार्टी खत्म ही हो गई, उस पार्टी पे जो आप 99% एनर्जी अपना खर्च कर रहे हैं। तो मैं बस वो तर्क से लोगों के सामने रखता हूँ कि मेरे ऊपर तो ये आरोप लगाते हैं और 10 साल से लगा रहे हैं। बिल्कुल, अगर इनके पास सबूत है तो मुझे जेल में क्यों नहीं रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया उसका कि प्रधानमंत्री जी जो ही रात को मेरा टिकट अनाउंस हुआ, सुबह अहले सुबह अपने पहले भाषण में ही उन्होंने इसका जिक्र किया। फिर उनकी पूरी की पूरी पार्टी जो करती है कि प्रधानमंत्री कुछ मुंह से निकाल दें तो लोग पीछे करने लगते हैं। जैसे पिछली बार जो है हर कोई अपने नाम के साथ लगा रहा था मैं भी चौकीदार, अब इस बार जो है लोग लगाना मोदी का परिवार, ठीक है। तो लेकिन मैंने देखा कि जो है अदानी जी ने नहीं लगाया अपने नाम के साथ मोदी का परिवार, बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाया अपने नाम के साथ मोदी का परिवार। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिस है, और जैसा अंग्रेज करते थे ना डिवाइड एंड रूल, तो उसी तरह से ये लोग ना डाइवर्ट एंड रूल करते हैं, इशूज डाइवर्ट कर दो। अब जो हालत है इस क्षेत्र की आप देखिए ना, इस पर ना उनको सवाल का जवाब देना चाहिए। सही बात। मैं तो अभी चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, अभी मुझे पार्टी ने यहाँ का प्रत्याशी बनाया है, ठीक है। मेरा जो है 10 साल 8 साल पुराना किस्सा आप बोल रहे हैं, जिसमें आप खुद कटघरे में खड़ा होते हैं। गृह मंत्री अगर अपने भाषण में कहते हैं टुकड़े टुकड़े, तो उनका मंत्रालय जो है कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चाहिए बताइए, परिवार में सब ठीक हो गया? अभी परिवार से मतलब है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी आपके नाम को लेकर जब आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया तो काफ़ी विवाद हुआ। कुछ लोगों ने बिल्कुल खुल के आपका विरोध किया, और फिर बाद में 3-4 इस्तीफे भी हुए, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लवली जी ने भी इस्तीफा दिया। क्या अभी सब कुछ ठीक है? लोगों का समर्थन मिल रहा है? नहीं, मुझे तो लगता है आप पत्रकार हैं, आप तो फॉलो कर ही रहे होंगे हर चीज़ को। लेकिन देखिए, हमें तो क्या, हम लोग जाते हैं फील्ड में तो हमें रैली में लोग मिल जाते हैं, लेकिन क्या जो वाकई लीडर हैं, जो पार्टी चला रहे हैं, जो क्या उनका सपोर्ट मिल रहा है बड़े लीडर्स का? नहीं, इसमें पूछने कहने की क्या बात है, मतलब देखने की बात है कि जो है हर जगह जो है कांग्रेस पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी की सभाओं में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस की सभाओं में आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने जो है कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए रोड शो किया, कांग्रेस का नेता जो है वो आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो देख ही रहे हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी में छोड़ के जाने की लवली जी की, लवली जी कौन सा पहली बार छोड़ के गए हैं, उसको हमसे क्यों जोड़ा जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, क्या कोई क्राउड फंडिंग शुरू की है आपने? हाँ, क्राउड फंडिंग की है, क्योंकि मेरी ये स्पष्ट मत है कि चुनाव जो है अगर आप जनता के लिए लड़ रहे हैं तो जन भागीदारी से ही लड़ना चाहिए। कोई पर्सनल प्रेफरेंस और पर्सनल चॉइस का चीज़ नहीं होता है पॉलिटिक्स एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन से ही चलना चाहिए, उससे उसकी अकाउंटेबिलिटी रहती है। अदरवाइज जो है लोग उसको जो है फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेंगे, पर्सनल तरीके से जो है पॉलिटिक्स को चलाएंगे।
क्या चैलेंजेस हैं अभी, क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर? नहीं, चैलेंजेस मेरे लिए कुछ खास नहीं है। मेरे लिए क्या चैलेंज रहेगा? देखिए, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। पिछली बार जो है दूसरे किसी और पार्टी में थे, सीपीआई में जो है उन्होंने कैंडिडेट बनाया बेगूसराय से, वहाँ से चुनाव लड़े। उसके बाद जो है हमने वो पार्टी छोड़ दी, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने जो है मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया, मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जैसा मैंने आपको कहा कि पॉलिटिक्स जो है वो पर्सनल प्रेफरेंस या पर्सनल चॉइस की चीज़ नहीं है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप कलेक्टिव तरीके से निभाते हैं तो कोई चैलेंज क्या रहेगा? एक जो है कर्तव्य है उसका आप निर्वहन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चुनौती है। अव्वल मुझे लगता है कि चुनौती तो उनको होगी ना जो ऑलरेडी सांसद हैं। मुझे क्या चुनौती होगी? मैं तो जो है जो जनता के मुद्दे जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जो लोग आकर के मुझे बता रहे हैं, जो न्याय पत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए जो हम न्याय पत्र बना रहे हैं, उसके लिए जो हमने व्हाट्सएप नंबर जारी किए, जो क्षेत्र भर के लोगों ने सजेशंस भेजे, तो उन्हीं चीज़ों को हम जनता के बीच रख रहे हैं। तो मेरे लिए एक चुनौती नहीं है, और मैं इसको जो है राजनीति को चुनौती की तरह देखता भी नहीं। चुनौती कुछ और है। चुनौती है कि जो आज़ादी हमको हमारे पुरखों ने बलिदानों से दी है, जो इतना शानदार संविधान बना करके दिया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है, उसको हम कैसे बेहतर बनाएं, ये चुनौती है। इसको लेकर के चिंता जरूर होती है। चुनाव को लेकर के कोई चुनौती मुझे कभी नहीं लगती है। चुनाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है राजनीति की। चुनौती ये है कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी कि बंद हो जाएगी, ये चुनौती है। जब आपको टिकट हुआ तो बहुत सारे लोग हैरान हो गए कि मतलब अचानक से कन्हैया को यहाँ से क्यों टिकट दे दिया गया? उनको लड़ना था तो बिहार से लड़ते। तो क्या मतलब ये टिकट वाला जो प्रोसेस था, क्या जो राहुल गांधी की यात्रा थी उसमें आप रहे उनके साथ में, उसकी वजह की कथा कहानी, उसकी वजह से आपको इस संपर्क में आए तब वो टिकट तय हुआ? तो आप अपने दिमाग में लोगों का ना सिनेमा चलता है, उसका स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं। क्लियर कर दीजिए। मैं ना टिकट मांगता हूँ, ना टिकट के लिए राजनीति करता हूँ। मेरी समझदारी में राजनीति जो है ना टिकट से शुरू और टिकट के खत्म नहीं होता है। मैं राजनीति में टिकटार्थी वाली कैटेगरी से दूर हूँ कि सारा प्रयास जो है ना आपका इसलिए होता है कि आपको बस एक टिकट मिल जाए। मैं जो है ना जब पढ़ता था कॉलेज में और स्कूल में, रेलवे टिकट की चिंता होती थी, एमपी एमएलए के टिकट की चिंता मुझे कभी नहीं हुई। सदन पहुंचेंगे तो क्या प्रायोरिटी रहेगी कि मैं वहां जाऊंगा तो सबसे पहले इन मुद्दों को उठाऊंगा? देखिए, एक तो मेरा संसद पहुंचने का मतलब ये है कि बीजेपी का जो मंसूबा है हम संविधान बदलेंगे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मंसूबा फेल हो जाएगा। मेरा चुनाव जीतने का मतलब है कि उनको जो ये अति आत्मविश्वास हो गया है कि वो 400 सीट जीत ही रहे हैं, तो उसको जो है वो अति आत्मविश्वास जो है ना वो उनकी जमीन पे आ जाएगी। तो मेरी प्राथमिक जिम्मेवारी ये होगी कि यहाँ के लोगों की जो समस्या है, जो लोगों ने मुझे बताया है, उसको जो है हम सरकार से जो है लड़ करके संघर्ष करके जो है उन मुद्दों को हम हल कराएं। यही हमारी प्राथमिकता होगी, और हर किसी को जो है ना इसी तरह से जो है अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सबकी जिम्मेवारी जो है ना वो किसी की जिम्मेवारी नहीं होती है, इसीलिए तो ये चुनाव एमपी का चुनाव होता है। वरना अगर इस मॉडल पे होता अमेरिका की तरह तो सीधे प्रधानमंत्री चुनते हम लोग। एमपी चुनते ही इसलिए है कि उस क्षेत्र की जनता, जैसे इस क्षेत्र में 24 लाख वोटर हैं, मेरी पहली प्रायोरिटी है उस 24 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करना और उनकी समस्याओं को उठाना और उसको हल करना। क्या मनोज तिवारी और आप जब चुनाव प्रचार के लिए निकलते कभी आमना सामना हुआ है मनोज तिवारी से? नहीं, मेरा तो आमना सामना नहीं हुआ है। अव्वल मुझे कल कोई एक पत्रकार बता रहा था कि उन्होंने कहा कि हम कन्हैया को नहीं जानते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा मैं छोटा आदमी हूँ, मुझे कैसे जानेंगे। लेकिन मेरे मन में ये भी सवाल आया कि जब वो नहीं जानते हैं तो फिर वो मेरे बारे में मीडिया में बोल कैसे रहे हैं, टुकड़े टुकड़े और ये सब वो कैसे बोल रहे हैं जब वो मुझे जानते ही नहीं है। तो मैंने यही कहा ना कि सच और झूठ का एक फर्क होता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप जितनी बार बोलते हैं ना उतनी बार आप अलग बोलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आप अलग बोल देंगे। तो हाँ, मुझे क्यों जाने, मैं छोटा आदमी हूँ, सेलिब्रिटी आदमी है, भोजपुरी जो है फिल्मों के एक्टर हैं, वो बिग बॉस में भी गए हैं, और जो है मैंने तो उनको कई बार देखा है, मैंने उनके गाने भी सुने हैं। तब तो समझ में गाने सुनते हैं आप उनके?
हाँ मैं गाने तब एक्चुअली मैं बचपन में सुनता था। हाँ। भोजपुरी मेरा डायलेक्ट नहीं है, हाँ, लेकिन गाने में सुना हूँ, तब समझ में भी नहीं आता था कि कह क्या रहे हैं, कब देबू, कैसे देबू, समझ में नहीं आता था। बड़े हुए तो समझ में आया कि जो है क्या गाते हैं। सेलिब्रिटी आदमी है वो जो है कलाकार हैं, 2 बार के सांसद हैं, दिल्ली के जो है भाजपा के अध्यक्ष रहे, और जो है भाजपा के जब बचपन में गाने सुनते थे तो कभी सोचा नहीं होगा इस आदमी के सामने मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा? ना बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने जब कहा कि जो है ना हम नहीं जानते हैं, तो मेरे मन में आया कि वो मुझे जानते नहीं है तो फिर मेरे ऊपर आरोप कैसे लगाते हैं बिना जाने। कितनी सीटें आ रही है इंडिया गठबंधन भाई ये मुझे नहीं पता है, की? मैं सरकार बना रहे हैं? ये भी मुझे नहीं पता है। देखिए ये बात का जवाब मैं कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मेरा काम है लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात रखना। लोग उस बात को भरोसा करेंगे, उस बात को मानेंगे, उस बात को मान करके हमको वोट करेंगे नहीं करेंगे, ये लोगों का अधिकार है। ये उनके हक, ये जो दायरा है ये उनका है, इसको हम नहीं तय कर सकते। क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क है जो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। आपको कैसे मालूम है कि आपको 400 आ रहा है? तो हमको तो नहीं मालूम है कि कितना आ रहा है। हाँ, आप अंदाजा इस बात का जरूर लगाते हैं कि मूड क्या है जनता का। मुझे लगता है एक अंडर करेंट जो है इस बार, एक एंथुजियाज्म तो नहीं है, लेकिन अंडर करेंट जो है ना एक परिवर्तन का मूड तो है। तभी जो है बीजेपी जो है ना वो असहज है और बहुत अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब भैंस ले लेगी कांग्रेस, बताइए ना, भैंस आज की है ना कांग्रेस आज की है। मतलब कांग्रेस जो है 70 साल इस देश में रूल कर ली, तो भैंस भी उससे पहले से है, तो किसकी भैंस ले ली? तो इस तरह का अनर्गल बात जो आप करने लगते हैं, इसका मतलब आप डिरेल हो रहे हैं अपने कैंपेन ट्रैक से। तो कहीं ना कहीं आपके रिपोर्ट्स के हिसाब से कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं हैं। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.